हेलो एवरीवन, इस वीडियो में भी हम सॉल्व करेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक डीसी पांडे। ये पार्ट 4 है सीरीज का। ठीक है, सो ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। अ लाइट स्ट्रिंग फिक्स्ड ऑन वन एंड टू अ क्लैंप ऑन ग्राउंड passes over a fixed pulley and hangs over the other side. It makes an angle of 30 degrees with the ground. A monkey of mass 5 kg climbs up the rope. The clamp can tolerate a vertical force of 40 newtons only. The maximum acceleration in upward direction with which the monkey can climb safely is। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये एक क्लैंप है। ठीक है, यहाँ से ये जो हमारी जो रोप है, ये जो स्ट्रिंग है, ये टाइड अप है। ठीक है, इस क्लैंप का जो मैक्सिमम वर्टिकल फोर्स जो है ये बेयर कर सकता है 40 न्यूटन्स। ठीक है, 40 न्यूटन से बेयर कर सकता है। और ये मंकी है यहाँ पे। ठीक है, इसका मास हमें गिवन है, मास है इसका इज इक्वल टू 5 kg। ठीक है, ये अप द स्ट्रिंग क्लाइंब कर रहा है और हमें फाइंड करना है ये मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट कर सके ताकि ये सेफली इस रोप के ऊपर चढ़ जाए। ऑलराइट, सो कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। ये 40 न्यूटन है, टेंशन का कंपोनेंट्स बना लेते हैं। सो ये वाला जो जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज टी साइन 30। टी साइन 30 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 40 न्यूटन। ठीक है, सो टी साइन 30 40 न्यूटन हो सकती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 18 न्यूटन। ठीक है, साइन 30 1/2 होता है, सो 2 को उधर लेके जाओ, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 80। ठीक है, सो टेंशन मैक्सिमम हो सकती है स्ट्रिंग में इतनी। ठीक है, दिस इज टी मैक्स। ऑल राइट, सो अच्छा, अब तुम्हें इतना पता होना चाहिए, अगर तुम इस मंकी का एफबीडी अगर बनाओगे, सो टी ऊपर वाले डायरेक्शन में, ठीक है, टेंशन, और नीचे इसका mg वेट लग रहा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। ठीक है, सो अच्छा, यहाँ पे जो टेंशन है उसी के डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, सो जितना ज्यादा टेंशन होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। ऑलराइट, सो यानी कि टेंशन मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो एक्सेलरेशन होगी वो भी मैक्सिमम होगी। ऑलराइट, सो टी मैक्स ए मैक्स। ठीक है, इसका सेकंड लॉ का इक्वेशन लिख दो, दैट इज टी मैक्स माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू एम ए मैक्स। ऑलराइट, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। टी मैक्स कितना हमारा 80, mg कितना हमारा 5 इंटू 10 50 हो गया, और 5 टाइम्स a मैक्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू a मैक्स विच इज इक्वल टू 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा था, थर्ड ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। ऑलराइट, सो आई थिंक ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 6 meters per second when it encounters a 15-meter slope at an angle 30 degrees. The friction coefficient between the road and the tire is 0.5. The driver applies the brakes. The minimum speed of the car with which it can reach the bottom is। All right, so ये हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, इस स्लोप का हमें लेंथ गिवन है 15 मीटर्स और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट हमें गिवन है 0.5 दैट इज 1/2। ठीक है, अच्छा, सो अगर मैं इस बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, इस कार का, ये डाउन द स्लोप जा रही है, सो इसको फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, और नीचे वाली साइड लग रहा होगा, मतलब अलोंग द प्लेन लग रहा होगा mg sin थीटा। ऑलराइट, और नॉर्मल रिएक्शन तुम्हें पता है किसके बराबर होता है, mg cos थीटा। ठीक है, सो अगर मैं इसका सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखूं, सो mg sin थीटा माइनस, नाउ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू mg cos थीटा। ठीक है, म्यू एन होती है और एन क्या है हमारा mg cos थीटा। सो दिस शुड बी इक्वल टू ma। a इज द एक्सेलरेशन, m से कट गए सारे m। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, g sin थीटा, sin 30 डिग्रीज कितना होता है, sin 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2, सो g by 2 विच इज इक्वल टू 5 माइनस, नाउ म्यू इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स g is 10 and cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 विच इज इक्वल टू a। सो इसको थोड़ा सा इवेल्युएट कर लो, सो तुम्हारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 5 √3/2 विच इज इक्वल टू a। ठीक है, √3/2 को अगर तुम इवेल्युएट करोगे, सो 1.732 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 तो है ही है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूँ, अच्छा, कभी भी मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हो ना तुम, तो तुम इसको ना इस तरह से सोच सकते हो कि तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 10/2 से। ठीक है, तुम्हारे लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ठीक है, सो 1.732 को पहले हम इस 2 से काटेंगे, दिस इज 0.28 16 और 2 6 12 और यहाँ से आएगा 2 6 12। ठीक है, एक और 2 से अब काट दो, दिस विल कम आउट टू बी 0.433।
ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे सो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये 4.33, ठीक है। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4.33 विच इज इक्वल टू 0.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें एक्सेलरेशन का पता है इस पार्टिकल का, और तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है विच इज 6 मीटर्स पर सेकेंड। अब तुम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऑलराइट, सो v स्क्वायर तुम्हें फाइंड करना है, मतलब एसेंशियली तुम्हें v फाइंड करना है। सो 6 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.67 टाइम्स s कितना हमारा 15, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व कर लो, दिस इज 36 प्लस 30 टाइम्स 0.67। अब 6 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, 7 3 21, 6 3 18 19 20, ठीक है। सो तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से सिचुएशन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 30 हो गया तो तुम्हारे पास एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा और तुम्हारे पास 2 डेसिमल पॉइंट्स ऑलरेडी थे। सो दिस इज एसेंशियली 36 प्लस 20.10, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ तो बेयर विद मी। सो दिस विल बी 56.10, ठीक है। v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आई, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 56.10। ऑलराइट, सो अब तुम्हें इसका रूट इवेल्युएट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं, तुम ऑप्शंस को देखो जरा ध्यान से, ठीक है। ऑप्शंस में अगर तुम देखोगे तो v की वैल्यू तुम्हें पता है 7 7 49 होता है और 8 8 क्या होता है 64, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है 49 और 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है 64। तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो इस रूट की वैल्यू होगी वो 7 और 8 के बीच में होगी। ऑलराइट, सो तुम्हारे पास 7 और 8 के बीच में कौन सी वैल्यू है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। वैसे तुम इसको इवेल्युएट कर सकते हो, तुम्हारे पास आंसर वही आएगा, बट अगर बाय द वे तुम्हें इवेल्युएट नहीं करना तो तुम इस तरह से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन काफी इजी सा था, सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। A block A is placed over a long rough plank B of same masses as shown in the figure. The plank is placed over a smooth horizontal surface. At t is equal to 0, block A is given a velocity v0 in the horizontal direction. Let v1 and v2 be the velocities of A and B at time t. Then choose the correct graph between v1 और v2 and t. ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, और ये हमारे पास प्लैंक, और ये वाला जो सरफेस है वो है स्मूथ, ये वाला सरफेस है रफ। सो इसका लेट से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। और हमें इन चारों ग्राफ्स में से बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है। ऑलराइट, सो अगर मैं देखूं, पहले मैं ब्लॉक ए का एफबीडी बना लेता हूं। सो ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, दैट इज म्यू mg, ठीक है। और अगर मैं देखूं प्लैंक बी का एफबीडी देखूं तो इसी फ्रिक्शन का जो रिएक्शन पेयर होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट इज म्यू mg, ठीक है। दोनों का मासेस भी सेम है। सो अगर मैं ब्लॉक ए के लिए अगर मैं मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं सेकेंड लॉ के हिसाब से तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव म्यू mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। नोट दैट मैंने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम की है और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। साइन कन्वेंशन को कभी नहीं भूलता मैं। सो यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया इसका वो आया हमारे पास ब्लॉक ए के लिए a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ म्यू जी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं b की तो b होगा एक्सेलरेट ड्यू टू म्यू mg, सो दिस इज म्यू mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। सो अच्छा, हमें गिवन क्या था, सो मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूँ, a सब a लिख देता हूँ और इसको मैं a सब b लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो a सब b इज इक्वल टू म्यू g, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं ब्लॉक ए के लिए, सो वेलोसिटी की इक्वेशन लिख देते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। सो v इज इक्वल टू u प्लस एटी से अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक ए के लिए अगर मैं लिखूं, ठीक है, ब्लॉक ए के लिए फाइनल जो वेलोसिटी है दैट इज v1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो प्लॉट है वो v1 वर्सेस t का है। सो v1 इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू जी टाइम्स t। और अगर मैं बात करूं ब्लॉक बी के लिए, मतलब प्लैंक बी के लिए, सो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू म्यू जी टी। ऑलराइट, सो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि a की जो वेलोसिटी है ये ओवर द टाइम डिक्रीज कर रही है और v2 की जो वेलोसिटी है वो ओवर द टाइम इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को देखूं, इन सारे ग्राफ्स को देखूं तो एट सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम बाद इन सब की वेलोसिटी सेम हो रही है, ठीक है, वेलोसिटीज इक्वल हो रही है।
किसी टाइम बाद ये जो ग्राफ्स हैं ये दोनों मिल रहे हैं, मैं वो वाला टाइम भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? मैं v1 इज इक्वल टू v2 रख देता हूँ, ठीक है, v1 इज इक्वल टू v2 कर देंगे, सो v0 माइनस म्यू जी टी विल बी इक्वल टू म्यू जी टी। सो हमारे पास क्या आएगा, v0 डिवाइडेड बाई 2 म्यू जी इज इक्वल टू टी। ये वो टाइम है जब दोनों की स्पीड बराबर है, ठीक है। सो हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन भी आ गई। और पहले तो चलो इन जनरल अगर तुम्हें ग्राफ प्रेडिक्ट करना है, सो तुम देखो ये लीनियर रिलेशन है, दोनों में लीनियर रिलेशन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ का इक्वेशन है तुम्हारे पास, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी एंड बी ये थोड़े से लीनियर जैसे दिख रहे हैं लेकिन ये है नहीं है। अगर तुम इसमें V2 का वेरिएशन देखो, ठीक है, V2 पहले से बढ़ा फिर बाद में घटा, जो कि यहाँ पे इस इक्वेशन में तो बताया नहीं है। इस इक्वेशन के हिसाब से V2 हमेशा राइज कर रहा है, बट हाँ एक सर्टेन टाइम के बाद तक ही राइज करेगा, उसके बाद जो हमारी जो वेलोसिटीज हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ऑलराइट, सो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर है हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। और वेलोसिटीज क्यों मतलब सेम हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद, उसके बाद वेलोसिटी में क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं अगर वो उन दोनों की वेलोसिटीज अगर सेम है तो उनमें रिलेटिव मोशन है ही नहीं। अगर रिलेटिव मोशन है ही नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। सो अगर उसके बाद कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा तो उनकी वेलोसिटीज क्यों चेंज होगी, ठीक है। सो इस चीज को समझो। सो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। सो इन जनरल काफी इजी क्वेश्चन थे डीसी पांडे बुक के भी, हालांकि ये एडवांस सेक्शन है बट ये उतना भी एडवांस नहीं है। बट एक चीज याद रखो, फिजिक्स में फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें सॉल्व करने हैं तो तुम्हें अपने कंसेप्चुअल इंस्टिंक्ट्स प्लस मैथमेटिकल स्किल्स दोनों को अगर तुम साथ में कंसीडर करोगे तो जाके तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। दोनों में से अगर एक भी चीज कम हुई तो तुम्हारी स्किल्स ओवरऑल कम हो जाएंगी, तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अपने सजेशंस देते रहो। ऑलराइट, कोई अगर नया टॉपिक स्टार्ट करना है तो वो भी बता दो, आई विल लुक इनटू इट। सो टिल देन टाटा बाय बाय एंड सी या।